अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हुआ। पूरी दुनिया ने अमेरिका और ईरान को जिस तरीके से इस युद्ध में देखा, क्या ईरान सिर्फ उतना ही है? ईरान आखिरकार इतनी बड़ी सुपर पावर के सामने टिक कैसे गया, ठहर कैसे गया? ईरान की जड़ें वो कितनी गहरी हैं? ईरान किस तरीके का देश है? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके, मेरे और सबके जहन में लगातार घूमते रहते हैं किसी भी ऐसे देश को देख करके। और लोग इस वक्त में गूगल पर सर्च कर रहे हैं ईरान के बारे में, ईरान के लोगों के बारे में, वहाँ की महिलाओं के बारे में। आज मैंने एक इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू को मैं चाहता हूं कि आप देखिए जरा। ईरान में मैं हैरान रह गया जान करके कि पुरुषों को आरक्षण दिया जाता है, कि किसी तरीके से पुरुष जो है वो बच पाए, वो नौकरियों में अलग अलग सेक्टर्स में आ पाए, क्योंकि महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में आ रही है। सोचिए, एक तरफ तो परसेप्शन ये बताया जाता है कि महिलाएं आज़ादी चाहती हैं, रिजीम में बदलाव चाहती हैं, महिलाओं को बुर्के से, हिजाब से बाहर आने ही नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ कुछ तस्वीर और ही है। जो ईरान से हमारे साथ में आकिफ जैदी साहब, जो कि भारत के ही हैं लेकिन बड़े लंबे अरसे से वहाँ पर काम कर रहे हैं, स्कॉलर के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर वो वहाँ पर हैं, और उन्होंने जो तस्वीर पेश की है, उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैंने कई बड़े सवाल उनसे किए, ईरान की सभ्यता को, कल्चर को समझने के लिए, ईरान का स्ट्रक्चर, उसका देश, उसका मौसम मिजाज वो कैसा है, ईरान में जो वहाँ के युवा है, वो जो जेनजी है वहाँ का ईरान का, वो किस तरीके से उसका रहन सहन है, इंटरनेट को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के ईरान में क्या कुछ कल्चर है, और उसके साथ साथ ईरान और भारत के रिश्ते। सबसे ज़रूरी जो सवाल, सबसे अहम सवाल, कि हम ईरान के बारे में क्यों जानें, क्या ज़रूरत है ईरान और भारत के रिश्ते। और उसके बाद में सवाल ये भी कि भैया, जब एक तरफ अरब देशों की चकाचौंध है और दूसरी तरफ ईरान को लोग जानते ही नहीं थे ईरान के बारे में, तो अब थोड़ा बहुत पढ़ने जानने लगे हैं, तो ईरान क्यों पिछड़ गया और अरब के देश वो इतना क्यों चमक गए, इसके पीछे क्या कहानी है, और इस जंग के बाद में ईरान कहाँ जाकर के खड़ा होगा। मुझे लगता है कि अगर आप ये अगले आधे घंटे का अगर ये इंटरव्यू देख लेंगे, थोड़ा सा तसल्ली से, इत्मीनान से समय निकाल करके इस इंटरव्यू को देखिए, आपके जहन में ईरान को लेकर के जो पर्सपेक्टिव है, जो इमेज है, मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो बदल सकता है। ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो वाकई आपकी आंखें खोल देंगी। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इंटरव्यू को देखिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आज युद्ध की बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूं कि कहां पर युद्ध है या ईरान का अगला कदम क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि ईरान आखिरकार टिक कैसे गया। ईरान के बारे में जरा बताइए, और ईरान का जो रहन सहन है, ईरान की जो संस्कृति है, ईरान का जो कल्चर है, उसका जो मौसम है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए जरा बताइए, ताकि लोग समझ पाएं कि ईरान किस मिजाज का, किस तरीके का देश है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी, मैं आपके दर्शकों की खिदमत में आदाब अर्ज़ करने के बाद मैं आपके दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस वक़्त ये विषय लिया है कि ईरान की संस्कृति, सभ्यता, तारीख़ और हिंदुस्तान और ईरान के रिश्ते को समझने की कोशिश की जाए। क्योंकि 2 महीने से सब ईरान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यही कि ये मिसाइल, ये बम, ये धमाका, यही सब बातें हो रही हैं कि जो अपने तौर पर अहम है, लेकिन अब वक़्त आ गया है कि इससे आगे बढ़कर और गहराई से हम लोग समझें और पहचानने की कोशिश करें। मुझे यहाँ ईरान में रहते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं और इस लंबे अरसे में मुझे काफ़ी चीज़ें देखने का, समझने का, लोगों से दोस्ती रिश्ते कायम करने का, पढ़ने का, अध्ययन और स्टडी करने का मौका मिला है और मुझे खुशी है कि आज आपके माध्यम के ज़रिए ये अवसर मुझे मिल रहा है कि मैं कुछ बातों को आपके दर्शकों के सामने रखूँ। आपने जो सवाल पूछा कि ईरान किस किस्म का देश है, तो अगर चंद अल्फाज में इसको बयान किया जाए, तो एक बात तो आपके दर्शक अगर जान लें तो बेहतर है कि ईरान एक बड़ा देश है, यानी साइज़ में।
उतना बड़ा नहीं है जितना हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन उसके मुकाबले में आधे साइज़ का है, यानी जितना बड़ा इंडिया है उसका आधे साइज़ का ईरान है, जो खुद अपने आप में दुनिया के लेवल पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा देश माना जाएगा। लेकिन जनसंख्या के एतबार से हमारा देश हिंदुस्तान बहुत आगे है ईरान से। हमारे देश में जो 150 करोड़ या उससे ज़्यादा की अब आबादी हो गई है, लेकिन ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ के आस-पास है। यानी साइज़ में आधा है, लेकिन आबादी के एतबार से भारत से काफ़ी कम जनसंख्या ईरान रखता है। तो बड़ा एक है। दूसरी बात, ज़्यादातर इसके इलाके में पहाड़ हैं और ऊँचे पहाड़ और पहाड़ी देश है ज़्यादातर। कि जिसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर खूब बर्फबारी होती है। अभी भी यहाँ पर जो अभी मई का महीना हो गया है, अभी भी गर्मी यहाँ पर उस तरह शुरू नहीं हुई है। थोड़ी-थोड़ी गर्मी अभी शुरू होने जा रही है और कई बर्फ के चोटियों पर अभी भी सफ़ेद बर्फ, कई पहाड़ की चोटियों पर अभी भी सफ़ेद बर्फ नज़र आ रही है। जिस शहर में मैं रहता हूँ कुम, वहाँ से भी अभी अगर जाएँ, छत पर जाएँ, किसी ब्रिज पर जाएँ, तो नज़दीक के जो पहाड़ हैं, वहाँ पर अभी भी बर्फ नज़र आ रही है। तो इसके पहाड़ी और इसके मौसम के होने के एतबार से। फिर दूसरी बात ये कि एक बहुत अहम बात ये है कि ये संस्कृति और तहज़ीब का मरकज़ और केंद्र है। यानी दुनिया में जो चंद ऐसी जगहें हैं जो हज़ारों साल से सभ्यता, संस्कृति वग़ैरह का केंद्र है। जैसे खुद हमारा हिंदुस्तान है, चीन है, ऐसे जो देश रहे हैं या जैसे मिस्र है, इजिप्ट है, इराक है, उनमें से एक ईरान है कि उस लेवल का हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब और संस्कृति। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से 1 घंटे दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पर्यटक आते हैं देखने के लिए कि जहाँ पर खुदाई में 6000 और 7000 साल पुरानी आबादी और बस्ती के आसार मिलते हैं, टूटे बर्तन वग़ैरह 6000 7000 साल पुरानी, यानी संस्कृति और तहज़ीब और तारीख़ का एक दुनिया का एक बड़ा मरकज़ है और हमेशा रहा है, मुसलसल रहा है और आज के अगर दौर में देखा जाए तो ये सभ्यता और तारीख़ दुनिया ने तो अभी उसकी ताकत में और टिकने की क़ुव्वत में और उसकी जो नैतिकता है, जंग भी उसने बड़े नैतिक अंदाज़ से लड़ी, उस सब में देख रहा है। लेकिन साथ में ईरान के बारे में ये भी जानना बहुत दिलचस्प है आपके दर्शकों के लिए कि ईरान की सोसाइटी एक बहुत ही मेहमान नवाज़ सोसाइटी है। यानी यहाँ पर जो है अतिथि को बहुत ही गर्मजोशी के साथ वेलकम किया जाता है और आप ईरानी से ऐसे कहीं पर भी चलते हुए मिल जाएँगे, 2 शब्द बातचीत हो जाएगी, फ़ौरन अपने घर बुलाएगा आपको। और इज़हार करेगा, आइए मेरे साथ खाना खाइए, बैठिए और जहाँ पता चल जाएगा कि हिंदुस्तानी हैं, तो और भी ज़्यादा दिलचस्पी के साथ वो दावत दी जाएगी। तो बहुत मेहमान नवाज़ ये सोसाइटी है और मेहमान नवाज़ होने के साथ-साथ एक मज़हबी सोसाइटी है, एक रिलिजियस सोसाइटी है, स्पिरिचुअल सोसाइटी है। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर तकरीबन 99% आबादी मुसलमान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई वैरायटी नहीं है। ये जो 99% आबादी मुस्लिम देश है, इसमें अलग-अलग किस्म की कौमें रहती हैं, अलग-अलग भाषाएँ बोलती हैं, उनका लिबास और पहनावा वो अलग-अलग है। यहाँ पर कुछ अरब भाषा बोलने वाले लोग हैं, कुछ तुर्की भाषा बोलने वाले तो ख़ैर बहुत बड़ी तादाद है और उसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएँ हैं जो यहाँ के अलग-अलग राज्यों में बोली जाती हैं। और लेकिन ये सबको पूरे सब भाषाएँ बोलने वाले लोग सब फ़ारसी ज़बान से, जो हमारे भारत की तारीख़ का भी एक अहम हिस्सा रह चुकी है, फ़ारसी ज़बान से सबको लगाव है। यानी ये फ़ारसी हो सकता है घर में वो दूसरी ज़बान बोलें, लेकिन सबको फ़ख्र है कि फ़ारसी भी उनकी ज़बान है, उनकी नेशनल लैंग्वेज है और फ़ारसी जो दुनिया की एक बहुत ही सुशील, बहुत ही शिष्ट किस्म की, बहुत ही खूबसूरत, नर्म और ज़बान मानी जाती है। फ़ारसी की शायरी दुनिया भर में बहुत ही मशहूर है, बहुत महबूब है, प्रसिद्ध है हर एतबार से। तो फ़ारसी का भी आपको असर यहाँ हर जगह मिलेगा, चाहे वो घर में दूसरी ज़बान बोले, लेकिन फ़ारसी पसंद की जाती है आम तौर पर और बोली भी जाती है। तो ये भी यहाँ के कल्चर का एक अहम हिस्सा है। वैसे तो अगर हम बोलते जाएँगे तो ख़ैर बहुत मैं मेरे सवाल कुछ ईरान को लेकर के सवाल मेरे और भी हैं और मैं ईरान को ही बेसिकली आपसे समझना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि मैं भी भारतीय हूं, आप भी भारतीय हैं, मैं ये समझना चाहूँगा भारत के अपने दर्शकों के लिए कि ईरान और भारत के जो रिश्ते रहे, उनको लेकर के बहुत सारे की बातें कही गई, उसमें पक्ष और विपक्ष दिखाई दिया कि इस बार
अभी जो मौजूदा सरकार है उसका जो रवैया है वो थोड़ा अलग है, पहले की सरकारों का रवैया अलग था। थोड़ा भारत और ईरान के बारे में, उनके रिश्तों के बारे में, उनकी सभ्यताओं के आपस में मेल के बारे में ज़रा बताइए। बहुत ही अहम प्रश्न है ये और बहुत ही अहम विषय है ये। देखिए, सरकारें तो देखिए आती हैं, जाती हैं, तो हमारी गुफ्तगू ज़्यादा सरकारों को लेकर हम उसका ज़्यादा टेंशन ना लें। 2 बड़ी संस्कृतियाँ, 2 बड़े तहज़ीबें, उनके दरमियान का रिश्ता किसी सरकार के आने-जाने से उसपे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ख़ास तौर पर जहाँ तक हिंदुस्तान और ईरान के रिश्ते की बात है, ये इतना पुराना रिश्ता है, इतना गहरा रिश्ता है कि अगर मैं सिर्फ़ इसके पुराने होने के बारे में कुछ कहना चाहूँ, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि ईरान और हिंदुस्तान का रिश्ता शुरू कब हुआ? क्यों? क्योंकि वो प्री हिस्ट्री का है रिश्ता, यानी इससे पहले तारीख जब लिखना-पढ़ना का कोई हिसाब-किताब था नहीं, यानी हमारे भारत में पुराना सिविलाइज़ेशन है, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, उससे पहले के दौर से रिश्ते मज़बूत कायम हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर ईरान की तरफ से हमेशा माइग्रेशन रहा है इंडिया की तरफ, यानी प्री हिस्ट्री के दौर से। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये इस बात को बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कितना पुराना है, क्योंकि इतना पुराना है कहते हैं हमें पता ही नहीं। जितना हम पीछे जाते हैं, तो हमें नज़र आता है, और पीछे जाते हैं और भी नज़र आता है। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के दौर में भी ये बहुत मज़बूत था, कि जिसका कुछ हमको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मिलता है। और उससे आगे जब हम बढ़ते जाते हैं, तो हर दौर में हमको ये गहरा रिश्ता नज़र आता है। और इसके एक तरह से आप कह सकते हैं पीक का दौर हमारी हिस्ट्री में, हमारी कॉमन हिस्ट्री में आप कह सकते हैं सन 1200 ईस्वी से लेकर सन 1850-57 ईस्वी तक का ये पीरियड है, 650 साल का दौर। ये एक तरह से पीक है इस गहरे और पुराने रिश्ते का, कि जिसमें अगर हम कुछ मिसालें देखें तो इसके अलावा के मुसलसल वो सिलसिला हिजरत का, माइग्रेशन का, वो तो सब जारी था, जो हज़ारों साल से जारी था, वो कंटिन्यू करता ही रहा। साथ में बड़ी दिलचस्प बात है कि दोनों देशों में एक ही ज़बान और भाषा वो जो है उसका चलन हुकूमत में और तालीम और इल्म के मैदान में हो गया था। दोनों देशों में फ़ारसी भाषा तमाम दरबारों में इस्तेमाल की जाती थी, और जो जो एकेडमिक काम होता था, उसमें भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती थी। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है कि 16वीं और 17वीं सदी में अ, भारत जितना बड़ा फ़ारसी लिटरेचर का केंद्र था, खुद ईरान उस ज़माने में इतनी अहमियत नहीं रखता था। यानी फ़ारसी, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो लिखना हो, लाइब्रेरीज़ हों, जो भी हो, भारत जो है फ़ारसी ज़बान और तहज़ीब का ज़्यादा बड़ा मरकज़ माना जाता था उस ज़माने में, हत्ता ईरान के मुकाबले में। और ईरान के जो विद्वान थे, वो भी भारत का सफ़र करते थे। यहाँ से वो फ़ारसी लिटरेचर, फ़ारसी कल्चर में और बड़ा योगदान करने के लिए। और अभी भी जो इसके इस फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में भारत में पुराने फ़ारसी के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, मखतूतात, जो पुरानी हाथ से लिखी हुई किताबें हैं या डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ हैं, वो जितने भारत में मिलते हैं अभी भी, वो उससे कहीं ज़्यादा है कि जो ईरान में मिलते हैं। और ख़ास तौर पर मेरे जानने वाले दोस्त वग़ैरह हैं, अभी भी बताते हैं कि ख़ास तौर पर पंजाब के इलाके में और कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा कहते हैं, हमारे पुराने-पुराने हमारे दादा-परदादा का रिकॉर्ड है, उनका उनका वसीयतनामा है, ज़मीन खरीदने के डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह आज भी हमारे पास घर में किसी तहख़ाने में फ़ारसी में रखे हुए हैं। और तो ये बहुत गहरा रिश्ता रहा। अलबत्ता ये रिश्ता थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ा। ये कैसे कमज़ोर पड़ा? ये कमज़ोर पड़ा साम्राज्य की वजह से। साम्राज्य ने आकर जब कब्ज़ा किया इंडिया पर पूरी तरह से ब्रिटिश ने, और ईरान पर कब्ज़ा किया इनडायरेक्ट तरीके से। ईरान को कभी उन्हीं ने डायरेक्ट अपना कॉलोनी नहीं बनाया, लेकिन वहाँ के बादशाहों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। तो जब दोनों जगह साम्राज्य के कब्ज़े में आ गई, तो जो नुकसानात हुए, बहुत नुकसान हुए, आर्थिक नुकसान हुआ, क्या-क्या नुकसान हुआ दोनों देशों का। एक नुकसान ये भी हुआ कि ये दोनों देश इतना गहरा रिश्ता, इतना पुराना और गहरा रिश्ता रखने के बावजूद एक-दूसरे को कुछ हद तक भुला गए, और दोनों अब एक हद तक एक-दूसरे से बेगाना हो गए हैं। लेकिन जैसे-जैसे साम्राज्य का सूरज ढल रहा है, और अभी ये इन अय्याम में इस जंग से भी और तेज़ी से ढल रहा है, ये उम्मीद की जा सकती है, ये 2
बिछड़े हुए भाई दोबारा एक दूसरे को पहचानेंगे और दोबारा एक दूसरे के गले लगेंगे इंशाअल्लाह। कोई चंद अगर आप उदाहरण पेश करना चाहे, अगर पिछले 40-50 सालों का, कि उस दौरान कोई एक बड़ा वाकया हुआ या फिर सियासी तौर पर सियासी लीडर्स का आगमन हुआ, या कुछ कुछ अंदाज, अपने अंदाज में जो आप बताना चाहें। भारत और ईरान के रिश्ते को लेकर? हाँ 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 हाँ, हाँ। कोई एक दो एग्जांपल। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प बात ये है कि भारत और ईरान के रिश्ते 1979 के बाद से बेहतर होना शुरू हुए थे। जब यहाँ पर इस्लामी क्रांति आई, उसकी वजह ये थी कि 1979 से पहले ईरान अमरीकी पिट्ठू था। यहाँ बादशाहत थी, एक जो एजेंट था, गुलाम था बादशाह यहाँ का, अमरीका का। और इंडिया का अप्रोच जो था वो नॉन अलाइड मूवमेंट का था, वो आज़ादी का था, वो अमेरिका से मुकाबला करने का था। तो 1979 से पहले ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही इस्लामी क्रांति आई, दोनों का मिज़ाज एक दूसरे से ज़्यादा मिला, क्योंकि दोनों आज़ादी चाहते थे, दोनों दुनिया में इंसाफ चाहते थे, दोनों अमेरिका का मुकाबला करना चाहते थे उस ज़माने में। तो ये बेहतर होता रहा रिश्ता, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 21वीं सदी के शुरू में। अब मैं भूल रहा हूँ 2003 था या 2004, वो पीरियड थी कि 26 जनवरी में जो मेहमान होते हैं, विदेशी मेहमान होते हैं, वो उस ज़माने में जो ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो मेहमान थे, चीफ गेस्ट थे उस परेड में। और उसी सफ़र में, उसी दौरान इंडिया और ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट पर साइन किया और अनाउंस किया कि अब हम एक-दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और ये एक बहुत कम लोगों को ये पता होगा, क्योंकि उसके बाद से बहुत चेंजेज़ और तब्दीलियाँ आई और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो कागज़ पर ही रह गई, वो अमल में नहीं आ सकी, वो कुछ वजूहात की बिना पर। लेकिन ये भी एक ठीक है। दिलचस्प बात है कि इस तरह से रिश्ता भी रहा। अब एक नाम जो पूरी दुनिया में इस वक्त में सबकी जुबान पर चढ़ गया इस जंग में, वो अयतुल्ला अली खामेनेई साहब का नाम था। लेकिन उसमें भी दो धड़े दिखाई दिए, कि नहीं, उनका कश्मीर को लेकर के अलग पर्सपेक्टिव था, उनका वो तब बयान क्या था या अब बयान क्या था, बहुत अलग अलग तरीके से दो धड़े दिखाई दिए। मैं चाहता हूं कि अयतुल्ला अली खामेनेई साहब को लेकर के और भारत के रिश्तों को लेकर के आप जरा थोड़ा सा वहां पर रोशनी डालें, उसको साफ करें कि उनका किस तरीके से भारत को लेकर के नजरिया था। धर्मेंद्र जी, आपने बहुत ही पते का सवाल पूछा है। जो शहीद रहबर शहीद आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई थे, भारत उनके दिल में एक ख़ास जगह रखता था। हिंदुस्तान को लेकर एक ख़ास उनकी तवज्जो और निगाह थी। दर्शकों को ये सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि 1967 में 67 के आसपास शहीद आयतुल्ला खामेनेई ने भारत की स्वतंत्रता की तहरीक पर, आज़ादी नेशनल मूवमेंट पर एक किताब लिखी फ़ारसी में। और जिसमें उन्होंने बड़ी गहराई से स्टडी किया कि किस तरह से इंडिया ने आज़ादी हासिल की और इसमें बड़े-बड़े लीडरों का क्या योगदान था, क्या किरदार था। बाकायदा उनकी किताब है इस टॉपिक पर, यानी उनका इस टॉपिक पर एक गहरी स्टडी थी। ये कब 1967 की बात है, यानी उनकी जवानी की बात है कि उन्होंने ये किताब लिखी उस ज़माने में। उसके बाद से उनकी एक हमेशा तमन्ना थी कि वो भारत का सफ़र करें, और उनको मौका मिला फरवरी 1981 में। उसमें उन्हीं ने तकरीबन एक 15-20 दिन का उन्हीं ने दौरा लगाया हिंदुस्तान का, 6-7 शहर गए, बम्बई, पूना, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली और चंद और शहरों में उनका जाना हुआ, और नज़दीक से उन्हीं ने इसको देखा, और उसके बाद आके और भी उन्हीं ने अपने भाषणों में, अपनी तकरीरों में बहुत कुछ कहा। ये वो ज़माना था कि अभी वो सुप्रीम लीडर नहीं बने थे, और अभी बल्कि वो प्रेसिडेंट भी नहीं बने थे ईरान के उस ज़माने में। उन्हीं ने ये दौरा किया था, ये बहुत उन्हें याद रहा ये दौरा, उसका अक्सर अपनी बातों में वो ज़िक्र किया करते थे। भारत को लेकर उनकी दिलचस्पी आप ये भी देख लें कि उनका जो सुप्रीम लीडर का दफ्तर है, वो चंद देशों के लिए उनकी ख़ास एक नज़र है, निगाह है कि वहाँ पर जो है वो कोई ना कोई अच्छा राब्ता बने, कल्चरल काम हो, डेवलपमेंट में कुछ मदद हो। चंद ही देश ऐसे हैं कि जिसके लिए उन्हीं ने ख़ास अपना नुमाइंदा बनाकर रखा है। आजकल इंडिया में कई जगह लोगों ने नाम देखा होगा, आयतुल्ला हकीम इलाही साहब इंटरव्यू दे रहे हैं अलग-अलग जगह पर। ये सुप्रीम लीडर के, यानी शहीद आयतुल्ला खामेनेई के बनाए हुए रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदे हैं हिंदुस्तान के लिए।
मैंने जो सुना है कि इस दुनिया में सिर्फ़ 5 ही देश हैं जिसके लिए उन्हीं ने अपना ख़ास नुमाइंदा किसी को बनाया था। उनमें से एक भारत और हिंदुस्तान है। यानी एक ख़ास मोहब्बत, एक ख़ास लगाव उनका हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहा और ख़ास तौर पर उन्हें हिंदुस्तान में जो साम्राज्य की वजह से जो मुश्किल आई, ब्रिटिश इम्पीरियलिज़्म की वजह से, उनकी भाषणों में, उनकी किताबों में बड़े दर्द के साथ वो उसको ज़िक्र करते हैं, किस तरह भारत को लूटा गया, किस तरह भारत में भूखमरी को आम किया अंग्रेज़ों ने और हमेशा वो उम्मीद का इज़हार करते थे कि भारत दोबारा से अपने वो पुराने उस अज़मत को हासिल करेगा कि जो उसका हक है इतना पुराना देश होने की वजह से। तो बड़ा ख़ास उनके दिल में मक़ाम था हिंदुस्तान का और उम्मीद है कि हम लोग फिर उस मक़ाम तक जल्द ही पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। मैं अब दोबारा से ईरान के कल्चर को समझना चाहता हूँ, फिर से उसी पर हम लौटते हैं। ईरान के युवाओं का स्टाइल आप बताइए। ईरान के जो युवा हैं, क्या वो आपके जैसी वेशभूषा में रहते हैं? कैसे उनका पूरी दुनिया के साथ में उनका जुड़ाव है? कनेक्टिविटी कैसी है? इंटरनेट कैसा है वहाँ पर? थोड़ा-सा युवाओं के बारे में बताइए। यानी जो जेन ज़ी है ईरान का। जी। धर्मेंद्र जी, जब हम किसी को समझना चाहते हैं, किसी सोसाइटी को, तो हमें सबसे पहले तो उसका ये सब रहन-सहन दिखाई देगा। यानी कैसे कपड़े पहनता है, कैसे हेयर स्टाइल है और घर कैसा है, गाड़ी कैसी है, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और इससे भी बहुत कुछ चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन इससे और गहरा भी जाना पड़ता है, हमको जाना पड़ता है और उस सोसाइटी के लोगों के दिलो-दिमाग में क्या चल रहा है। उनके किन क्या मूल्य क्या हैं उनके, क्या मूल हैं उनके, क्या उनके किस चीज़ पर ईमान रखते हैं, क्या उनके दिल में क्या चलता है, किस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, किस चीज़ से नफ़रत करते हैं। तो ये सब चीज़ों को एक साथ देखने की ज़रूरत है। तो जब हम आते हैं आपका जो प्रश्न है ईरान के जवानों के, युवाओं के बारे में, तो जब आप ईरान के युवाओं को देखेंगे तो दुनिया भर के जो युवा होते हैं ज़्यादातर वैसे ही आपको लगेंगे। अपने अपने स्कूल, कॉलेज पढ़ाई में लगे हुए हैं और उनको अप टू डेट होने का हर एतबार से शौक है और इंटरनेट से पूरी तरह से कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट का इस्तेमाल ईरान में भारत से भी ज़्यादा है और जो यहाँ पर एजुकेशन का लेवल है वगैरह वो भी बहुत अच्छे लेवल का है। और बाद में और भी उस पर डिटेल पे बात हो सकती है। तो ये सब आपको देखने को मिला और इस वजह से क्योंकि ये ज़ाहिर में इस तरह से नज़र आता है, कभी-कभी ये तसव्वुर हुआ कभी-कभी क्या, बहुत लंबे अरसे से बहुत लोगों ने ये कहा कि ईरान के युवा वो अपने बाप-दादा की तहज़ीब, कल्चर, अपने दीन, मज़हब, अपने इनकलाब, रिवॉल्यूशन, क्रांति सब से उन्हीं ने मुँह फेर लिया है। क्योंकि जब मैं गया कोई पर्यटक आता है कहता है मैं गया, मैंने देखा तेहरान में हेयर स्टाइल वही हेयर स्टाइल था जो लंदन की सड़कों पर है, मैंने देखा वो टी-शर्ट वही थी जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर है, मिसाल के तौर पे। और है, वही हेयर स्टाइल है, वही टी-शर्ट है, वही सब कुछ है। तो इसलिए मैं लोग नतीजा लेते हैं ये देख कर के इसका मतलब ये है कि युवा का की सोच अलग है और पहले के जो लोग थे वो सोच अलग थी। ये सालों तक ये बात कही गई, दुनिया भर में कही गई और लेकिन अब इस बार की जंग ने दिखा दिया कि नहीं ये एक किस्म की गलतफ़हमी थी। गरचे जवानों का रहन-सहन देखने में वैसा ही लग रहा है जैसे दुनिया के हर देश में होता है, लेकिन उनके दिलो-दिमाग में जो चल रहा है वो कुछ और है। उनके दिलो-दिमाग में ये चल रहा है कि हम कभी भी किसी के सामने झुक नहीं सकते। हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब, हमारा दीन, मज़हब कभी हमको इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी बदमाश और दादागिरी के सामने हम झुकें, बदमाश के सामने, किसी गुंडे के सामने झुकें और उसकी दादागिरी के सामने हम तस्लीम हो जाएँ। चाहे जो कीमत अदा करनी पड़ी, इज़्ज़त और सरबुलंदी से ज़िंदगी गुज़ारना है। तो ये आज वो जवानों में भी है कि जो अपना पहनावा उनका लगता है वेस्टर्न स्टाइल का है और इंटरनेट पे वो दिन भर रहते हैं और उनके बाप-दादा में भी वही जज़्बा पाया जाता है। तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर रही है ईरान के जवानों को समझने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो इस जंग में जो ईरान के जवानों ने किरदार अदा किया है, उसकी वजह से वो जो पुराना कन्फ्यूज़न या गलतफ़हमी थी कि जवान कुछ और सोच रखते हैं और पुराने लोग कुछ और सोच रखते थे, वो पता चल गया है कि वो एक गलतफ़हमी थी और उसके वो गलतफ़हमी अब तकरीबन दूर हो गई है, मुझे लगता है। और ईरान की महिलाओं को लेकर के जो परसेप्शन है कि बुर्के में रहना पड़ता है, बिना बुर्के के जो है वो ये हो जाता है, या फिर जो बातें चलाई गई कि ईरान की महिलाएं वो आज़ादी चाहती हैं, रिजीम से जो है वो आज़ादी चाहती हैं,
महिलाओं को लेकर के उनका रहन-सहन, उनका पढ़ाई-लिखाई, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं या कुछ एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए अगर आप समझा पाएँ, तो कहाँ तक ईरान की महिलाएँ जो है वो पहुँची हैं? क्या कुछ जो है वो ईरान की महिलाओं ने हासिल किया है? कितनी एडवांस हैं वो? जी, धर्मेंद्र जी। देखिए, ये भी उन्हीं टॉपिक्स में से है कि अब वक़्त आ गया है कि जो प्रोपेगेंडा बहुत शदीद प्रोपेगेंडा इस टॉपिक पर रहा है, उससे लोग निकलें, अब अपने आप को उस दलदल से निकालें, दर्शक जो हैं अपने आप को निकालें। मैं कुछ उस बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो यहाँ पर ईरान में जो एजुकेशन का लेवल है, चाहे वो लिटरेसी हो, वो बहुत हाई है दुनिया में, या लेकिन बात करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट की। कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट है, यानी कितनी फ़ीसद महिलाएँ जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वो फ़िगर अमेरिका से भी ज़्यादा है, यहाँ का जो फ़िगर है ईरान में। 60% से अमेरिका से ज़्यादा ज़्यादा? महिलाएँ, जी, अमेरिका से ज़्यादा है। 60% से ज़्यादा महिलाएँ को यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करती हैं। ये एक बात। दूसरी बात ये कि ये यूनिवर्सिटी में ये पोज़ीशन इस हद तक है, और वो भी किस में पढ़ रही हैं? ये कोई समझे ना कि पता नहीं है कोई ऐसी स्पेशलाइज़ेशन या फ़ील्ड में पढ़ रही होंगी जिसमें कोई पढ़ना नहीं चाहता। नहीं, जो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड जिन फ़ील्ड्स की होती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये जो स्टेम जिनको कहा जाता है, ये जो सबसे मुश्किल होता है उसमें दाखिला लेना, उसमें 50% से ज़्यादा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 60% से ज़्यादा जो वहाँ पर छात्राएँ हैं, वो फीमेल हैं, यानी वो औरतें हैं, वो लेडीज़ हैं। इस हद तक ये हो गया है कि कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने कोटा लगा दिया है। किनके लिए? मर्दों के लिए। मर्दों के लिए उन्हीं ने रिज़र्वेशन रख दिया है, कोटा यानी आरक्षण है, ताकि कम से कम उस फ़ील्ड में 50% मर्द तो रहें, नहीं तो ये इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है 60%, 70% कि दूसरे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हो सकते हैं, बैलेंस वो खराब हो सकता है। तो ख़ास तौर पर मेडिसिन में ये देखा गया है, या दूसरी बात बहुत डिमांड वाली फ़ील्ड्स में देखा गया है कि कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी हद तक आरक्षण भी मर्दों के लिए, मर्दों की मदद करने के लिए लगाया है, तालीम के एतबार से। यहाँ पर जो फैमिली लाइफ में भी आप देखेंगे, तो औरतों को बहुत आज़ादी है। औरतों का मान लीजिए शादी में औरतों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भई घर अलग ही होगा, यानी उसकी डिमांड भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि अलग ही घर लेकर रहना है, और औरत से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि अगर वो बहू बन के आई है, तो जो घर के सब जितने लोग हैं सबका उसी को खाना पकाना है, ख़्याल रखना है, बड़े-बुज़ुर्गों का, ये सब उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। वो आज़ाद है इस एतबार से। तो ये इस एतबार से, यानी लेडीज़ के इस एतबार से, फिर जो सब गलतफ़हमियाँ हैं कि घर से निकल नहीं सकती, कहीं भी जाएँगी तो किसी मर्द के साथ चलना है, गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। यहाँ पर मैं जो देखता हूँ वो ये कि लेडीज़ जो यहाँ पर गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, वो भारत से कहीं ज़्यादा है, परसेंटेज के एतबार से कहीं ज़्यादा है। तो ये यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन है। एक चीज़ जिसको बहुत बड़ा इश्यू बनाया जाता है, वो सारी चीज़ को, यानी ये तमाम जितने फैक्ट्स हैं, इन सबको एक तो छुपाया जाता है, इसके बारे में झूठ बयान किया जाता है, और दूसरा जो सारी बात ये कहा जाता है, इनको बुर्का पहनना पड़ेगा, इनको हिजाब करना पड़ेगा वगैरह। तो उस सिलसिले में यहाँ पर एक चेंज आज सोसाइटी में देखा गया। अभी जब से ये जो 2022 में ये जो हिजाब के नाम पर यहाँ प्रोटेस्ट करवाए गए थे, उसके बाद से यहाँ पर जो हिजाब का लॉ है, उसके एनफोर्समेंट को जो हल्का-फुल्का पहले एनफोर्स किया जा रहा था, यहाँ के सिस्टम ने तय किया है कि फिलहाल उसको एनफोर्स नहीं करना है। और यहाँ के लोगों के, जितना बाहर के लोग समझते हैं कि यहाँ की लेडीज़ के लिए और यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इश्यू है कि क्या उनको पहनना है, क्या पहनावा होना है। जब यहाँ आपके आके देखेंगे तो देखेंगे कि लेडीज़ को इसकी इतनी नहीं पड़ी है। लेडीज़ को ज़्यादा फ़िक्र इसकी है कि हम एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ें। लेडीज़ को इसकी फ़िक्र है कि हम बिज़नेस में और जॉब में कैसे आगे बढ़ें। और अब जंग के जब दौरान ये अय्याम गुज़रे हैं, तो मर्दों की तरह लेडीज़ को सबसे ज़्यादा ये फ़िक्र है कि हम दुश्मन को कैसे हराएँ? जो रात को ये प्रोटेस्ट होते हैं, आप और आपके दर्शक जानते हैं, अभी भी हर रात जो है ईरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें 60 से 70% लेडीज़ आती हैं रात को उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक नारे लगाने, प्रदर्शन करने सड़कों पे। तो उनका ये कंसर्न है कि कैसे ईरान जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे और हमेशा के लिए अमेरिका और इस्राइल को
शिकस्त है। तो ईरान की लेडीज़ की कहानी बहुत डिफरेंट है उससे जो पेश की गई है। प्रोपेगेंडा बहुत रहा है और बहुत हुँ, ज़्यादा ताकतवर हिस्सा है ईरानी सोसाइटी का ये, और जो इनको तस्वुर किया गया, इनको कुचल के रखा गया है, दबा के रखा गया है, इनको कोई साँस घुटन का माहौल है। मैं यही कहूँगा ये जंग जैसे ही खत्म हो जाए, जिसको भी इस सिलसिले में कोई भी डाउट है, प्लेन में सवार हो, टिकट ले, यहाँ पर आए, नज़दीक से देख ले कि रियलिटी क्या है, और ये सारा प्रोपेगेंडा उसी से तेज़ी से खत्म हो जाएगा। आपने ज़ाहिर-सी बात है जितनी बातें आपने कही है मुझे लगता है कि मेरे लिए भी इसमें कई सारी चीज़ें वो ऐसी थी जो मुझे भी शायद नहीं पता था। लेकिन सवाल यही है कि जब आप इतनी गुलाबी तस्वीर बता रहे हैं कि भैया बड़ा शानदार तरीके से वहाँ पर महिलाएं जो है वो पढ़ाई-लिखाई वो आगे बढ़ रही हैं, जो युवा हैं वो ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये ईरान इतना पीछे कैसे रह गया? जो अरब देशों को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर तो दिखाई देता है कि भैया बड़ी चकाचौंध है, दुनिया जा रही है, पर्यटन है दुनिया भर का। आप जो अभी कह रहे हैं कि भैया प्लेन की टिकट लेकर के आइए, तो वो उतना पर्यटक क्यों नहीं जा पाया वहाँ पर? क्यों उतना विकास नहीं हो पाया जो बाकी अरब देशों में जो चकाचौंध दिखाई देती है, ईरान में वो क्यों नहीं हुआ? अच्छा सवाल है ये धर्मेंद्र जी, और इससे हमें एक मौका मिलता है कि हम इस पर एक गौर करें और दोबारा एक नज़र डालें कि प्रगति और विकास किस चीज़ में पाया जाता है? किस चीज़ को हम विकास कहते हैं और प्रगति कहते हैं? हुँ, अम, और जहाँ तक पर्यटक के आने की बात है, तो उसके तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न यही है जो ईरान के बारे में जो प्रोपेगेंडा दुनिया में इतना सख्त किया गया है, जैसे अभी पता चल रहा है ना, अब तो पर्दा हट रहा है तो लोग एकदम से कह रहे हैं हमको तो पता ही नहीं था ईरान ऐसा है, हमको तो पता ही नहीं था। एक बहुत बड़ी वजह पर्यटक के कम आने की यही रही है कि पता नहीं था, बल्कि उनके दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीर बनाई गई थी कि जो हकीकत से एकदम 180 दर्जा ऑपोज़िट थी। तो ये तो पर्यटकों की बात है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि विकास कहते किसे हैं? अगर विकास का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा अय्याशी के लिए पैसा खर्च किया जाए और देश की दौलत को दूसरे देशों को दे दिया जाए, तेल की दौलत को दे दिया जाए दूसरे देशों को, और वो थोड़ा बहुत दे दें जिसके मुकाबले में फिर दरबारों में अय्याशी की जाए। कुछ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाए और फिर दूसरे देशों से मज़दूरों को लाकर उन पर ज़ुल्म किया जाए, उनसे काम लिया जाए और फिर बड़ी-बड़ी टावर बना दिए जाएँ। और सेवा की जाए उन दुश्मनों की, उस सह्यूनी निज़ाम की जो जेनोसाइड कर रहा है, उसकी मदद की जाए, और पैसा बर्बाद किया जाए। आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक देश है यहाँ पर, इस इलाके में बहुत बड़ा अरब देश है, बादशाह है वहाँ पे। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर रहा है वो, यानी उसका जो आर्म्स का बजट है, वो उसकी कोई हिसाब-किताब नहीं है, कितना वो असला खरीदता है। लेकिन वो अपने उसके बावजूद भी पूरा का पूरा अपना डिफेंस उसने अमेरिका को दे दिया, और जब थोड़ा बहुत मिसाइल उसके तरफ आए तो वो अपना कोई बचाव नहीं कर पाए इतना खर्चा करने के बावजूद। इलेक्शन वहाँ होते नहीं है, कोई आज़ादी होती नहीं है, डेमोक्रेसी है नहीं। और जब उसके उस देश के बादशाह के बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, वो ऐसे क्या कहूँ, इतने अफ़सोसनाक और इतने भोंडे अल्फ़ाज़, अश्लील किस्म के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है, मेरा इशारा समझ ही गए होंगे दर्शक, हुँ, कि वो हुँ। पलट के अपने अपने दिफ़ा में कुछ वो ना वो बोल पाता है, ना उसकी कोई पलट के कोई जवाब नहीं दे पाता है अमेरिका को। अगर प्रगति और विश्वास इन चीज़ों में पाया जाता है, तो हाँ, सही बात है। ईरान में कोई प्रगति नहीं है और ईरान जो है वो विकास में जो है वो पीछे रह गया है। और ये कहा जा सकता है कि भई हाँ, ईरान एक पिछड़ा हुआ मुल्क है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अगर विकास इसमें देखा जाए कि कौन-सा देश अपने पैरों पर खड़ा है, उसे बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करनी नहीं पड़ती हैं, वो खुद अपनी चीज़ें बनाता है। जिसके इतनी वो उसकी इज़्ज़त और ताकत है कि दूसरे देश जो हैं, अब घबराते हैं कि अगर हम दोबारा बदमाशी करेंगे, दादागिरी करेंगे तो बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिसकी जनता में एकता पाई जाती है, जिसके दरमियान डेमोक्रेसी पाई जाती है, और जो कई सारी फ़ील्ड्स में जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दुनिया की टॉप कंट्रीज़ में से एक, और ये सब लोकली डेवलप किया है। बाहर से ना माल मँगवाया है, ना बाहर से एक्सपर्ट्स को इम्पोर्ट किया है। अगर इज़्ज़त और अगर प्रगति और विकास इन चीज़ों में पाया जाता है,
तो फिर इस पूरे खित्ते में ईरान जो है वो बहुत ही आगे और बहुत ही ज़्यादा विकास वाला देश है। अभी मैं बस याद दिलाना चाहूँगा 2-3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया कि जब तक हम 3 देश रशिया, चाइना और ईरान, ईरान का नाम उसी साथ में लिया, हम 3 हैं इस दुनिया में, तो इस दुनिया में कोई भी बदमाशी और दादागिरी करके नहीं निकल सकता। यानी इतनी अब पावर है कि रशिया और चाइना अपने लेवल का देखने लगे हैं ईरान को। तो ये अच्छा सवाल है क्योंकि मुझे लगता है इससे हम सबको मौका मिलता है कि हम विकास कहते किसे हैं, प्रगति कैसे कहते किसे हैं, इस पर हम एक दूसरी नज़र डालें और फिर शायद हम नतीजा लेंगे कि दर हकीकत इस खित्ते के जो बाज़ चकाचौंध वाले देश हैं, जहाँ बहुत पर्यटक आते हैं, वो पिछड़े हुए हैं और ईरान जिसमें अब जब से ये जंग के बाद मुझे तो उम्मीद है कि बहुत पर्यटक भी आएँगे, वो दर हकीकत इस मुद्दत में ज़्यादा प्रगति वाला देश था। अब मेरा आखिरी सवाल यही है कि मानते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ये जंग जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी, और ये मान लेते हैं कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होगी। हम ये नहीं कहते हैं यहाँ पर कि ईरान की सारी शर्तें मान ली जाएंगी, सब कुछ जो है वो ईरान के लिए गुलाबी हो जाएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि चलिए दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो करके और ये जंग जो ख़त्म हो जाए, तो आप ईरान को कहाँ देख रहे हैं आने वाले 10 साल में, 20 साल में? ईरान की अब आपको क्या वहाँ से समझ जो है वो दिखाई दे रही है? ईरान कहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ दिखाई देगा, या पर्यटन के हिसाब से कहाँ पर दिखाई देगा, और दूसरे मामलों में आप ईरान को अगले 10-20 सालों में कहाँ देख रहे हैं? धर्मेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया अपनी एक नॉर्मल स्थिति की तरफ लौट रही है। नॉर्मल स्थिति क्या है? देखिए, हज़ारों साल से इंसानों की तारीख़ है, उनकी संस्कृति है और इसमें कुछ पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स क्या हैं? एशिया हमेशा से दुनिया का मेन सेंटर और मरकज़ रहा है, हर एतबार से। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इल्म हो, चाहे वो संस्कृति, तहज़ीब हो, सभ्यता हो, आर्थिक एतबार से। और एशिया के अंदर कुछ जगहें हैं जो बहुत अहम रही हैं। भारत उसमें बहुत अहम है, चाइना उसमें बहुत अहम है, ईरान है, मिस्र है, इराक है, ये कुछ सेंटर्स हमेशा सिविलाइज़ेशन के रहे हैं और ये छोटी-मोटी कोई बात नहीं, ये हज़ारों साल से ये पैटर्न हमेशा रहा है। ये पैटर्न बिगड़ गया कब? जब यूरोपियंस ने साम्राज्य जैसी चीज़ को कामयाबी से ये साम्राज्य नाम का खेल खेला, फ्रॉड चलाया और एक 2 250 साल हो गए हैं कि दुनिया इससे डिस्टर्ब हो गई और पावर चला गया साम्राज्यी देशों की तरफ, यूरोप की तरफ और उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ, जो साम्राज्य के पैटर्न पर चलने वाले देश हैं। अब दुनिया लौट रही है अपने उस नेचुरल हालत पर कि जो पहले हुआ करती थी और उसी के पस-ए-मंज़र में दोनों देशों का ईरान का और इंडिया दोनों का फ्यूचर मैं बहुत ही रोशन और मुस्तक़बिल को काफ़ी ब्राइट मैं देखता हूँ, कि जिसमें ये जंग ख़त्म होने के बाद ईरान दोबारा से जैसे कि ईरान, इंडिया ये सब देशों के लिए नेचुरल हालत ये है कि दुनिया में इनका बहुत प्रभाव हो, दुनिया की तरक्की और दुनिया के विकास में इनका बहुत बड़ा किरदार हो। उस हालत की तरफ मुझे लग रहा है कि ईरान बहुत जल्दी लौट रहा है, उस हालत को हासिल करेगा। आर्थिक एतबार से बहुत बड़ा पावर बनने जा रहा है ईरान और विज्ञान के एतबार से, उसके एतबार से बहुत बड़ा पावर बनने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो पावर बनने जा रहा है और बन गया है, बल्कि और भी बड़ा बनने जा रहा है, वो है नैतिक एतबार से। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो ईरान का होगा, वो नैतिक कंट्रीब्यूशन है। और उसकी बस मैं एक ही उदाहरण देना चाहूँगा और वो ये है कि दुनिया इसको मत भूले कि ईरान कम से कम 15 साल से एटम बॉम्ब बनाने की क्षमता रखता है और आज की तारीख में भी रखता है। लेकिन इसके बावजूद कि दुनिया के खतरनाक तरीन और सबसे बदमाश एटमी हथियार से लैस दुश्मनों ने उस पर बार-बार हमला किया, ईरान ने नैतिक मूल्यों की वजह से और उसूलों की वजह से उसने एटम बॉम्ब बनाने से इनकार किया। या जंग जिस तरह लड़ी गई, ईरान की बच्चियाँ मारी गईं, लेकिन ईरान ने पलटकर किसी बच्चे को टारगेट नहीं किया। ये सब जो नैतिक कामयाबी है, मुझे लग रहा है कि ईरान का कंट्रीब्यूशन फ्यूचर में आर्थिक और वैज्ञानिक बड़ा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो है उसका नैतिक योगदान और दुनिया को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है आज, वो है यही नैतिकता, कि जो साम्राज्य के इस दौर में 200 250 साल में उसका गला घोटा गया है, नैतिकता का गला घोटा गया है, उसको दफ़न किया गया है।
दोबारा से पूरी दुनिया में नैतिकता को ज़िंदा करने की ज़रूरत है और मेरा ये अनुमान है कि इस मैदान में जितना ईरान का योगदान होगा, वो दूसरे हर मैदान से ज़्यादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से जो रखा है, और मुझे लगता है कि जो तस्वीर या बहुत सारी ऐसी जानकारी जो लोगों के पास में थी ही नहीं, या युद्ध में केवल मिसाइल और ड्रोन की बात हो रही थी, लेकिन जो महिलाओं को लेकर के आपने खास तौर पर बताया, और मैं खुद हैरान रह गया कि कई सेक्टर्स में वहाँ पर आपने कहा कि पुरुषों के लिए आरक्षण जो है वो एक तरीके से उनको देना पड़ रहा है ताकि वो किसी तरीके से बच जाएं, क्योंकि महिलाएं इतनी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ रही हैं। और पर्यटन के हिसाब से या फिर सभ्यता के हिसाब से, भारत के रिश्ते के हिसाब से, जिस तरीके से आपने जो बातें रखी हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को ईरान के बारे में जो एक समझ होगी वो और ज़्यादा विस्तृत हुई होगी। और कहीं ना कहीं जो इतना लंबा जो है हमने बातचीत सुनी है, मुझे लगता है कि दर्शकों को ज़रूर वो काम आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने आकर के इस तरीके से बहुत बारीकी के साथ में सारी चीज़ें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया कि ऐसे अहम विषय पर आपने गुफ्तगू छेड़ी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।